चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत रसायन। इस चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। अब भाई किताब में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, इसलिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हूँ जिसको आप बस इसी को रिपीट करना है। इस चैप्टर से आपका देखिए एग्जाम में 100% सारे क्वेश्चन लड़ने की गारंटी रहेगी। देखो चैप्टर का नाम विद्युत रसायन, इसमें वैद्युत वाला भी क्रिया होगा और साथ में रासायनिक भी क्रिया होगा। तो जिस मतलब एक ऐसा पात्र, एक ऐसी रसायन जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करी जाती है, उसको हम लोग विद्युत रसायन कह सकते हैं। विद्युत रसायन चैप्टर्स का नाम देखिए विद्युत रसायन। अब चलिए इसके अंदर का हम लोग बात समझते हैं। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था का मतलब बराबर वाली अवस्था पर। अब बोला है कोई भी अभिक्रिया लेकर चलिए, किसी सेल की अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखो बुआ, जब साम्य अवस्था की बात आएंगी ना तो उस समय आपका एकदम कुछ भी हो, विद्युत वाहक बल हमेशा 0 होगा। अगर लेकिन बोलेगा साम्य अवस्था बढ़ जा रही है तो भाई धनात्मक, घट जा रही है तो ऋणात्मक। देखो तो किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो बुआ शून्य मारेंगे, क्यों? क्योंकि साम्य अवस्था का मतलब होता है बराबर, बराबर होता है। अब बराबर में हमेशा विद्युत वाहक बल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या टच कर लीजिएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखो, वो डेनियल सेल का सूत्र जो होता है ना, ये होता है पहले Zn कैसे चलेगा। देखो पहले Zn, फिर आपका Zn2 चलेगा, ठीक है ना, पैरेलल, और फिर आपका Cu2 चलेगा, और फिर आपका Cu चलेगा। इसमें हाई जोन होता है ना, इसको हम लोग सॉलिड कहेंगे। ये वाला एक्वा मतलब जल का काम करेगा, ये भी जल का काम करेगा, और ये सॉलिड मतलब ठोस का काम करेगा। देखो केमिस्ट्री में जल को एक्वा कहते हैं, शॉर्ट में AQ के नाम से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर समझिए ये सूत्र दिया, बोले Zn, यहाँ दिया S मतलब सॉलिड, ये Zn2 एक्वा मतलब जल है, फिर पैरेलल Cu2 ये क्या है, एक्वा है, फिर आपका Cu ये क्या है, आपका ठोस है। तो इसमें मतलब जिंक और कार्बन दोनों मिला है, जिंक और कॉपर दोनों मिला है, तो जिंक और कॉपर मिला के क्या बनेगा, डेनियल सेल बनाई जाती है। तो ये डेनियल सेल का सूत्र होता है। किसका सूत्र है ये, Zn फिर Zn2 और उसके बाद Cu और Cu2, ये किसका सूत्र होता है? तो भैया ये सूत्र होता है डेनियल सेल का। ऑप्शन टच करेंगे बी क्या हो जाएगा आपका आंसर, डेनियल सेल। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। देखो बुआ, अब यहां पर एक चीज समझिएगा ध्यान से, बोला कि गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, तो भाई देखो गैल्वेनिक सेल में अगर पूछेगा एनोड क्या होता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। अगर ये पूछेगा कैथोड क्या होता है तो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ पूछ रहा है गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है वो क्या होता है, तो वो होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस वाला इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल में एनोड पूछेगा तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, और कैथोड पूछेगा तो क्या लगेगा, धनात्मक इलेक्ट्रॉन आपको टच कर देना। ठीक है ना, तो इसमें आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। देखो समतुल्य भार के संबंधित है, विद्युत अपघटन जो भी है उसके समतुल्य भार से संबंधित रखता है। तो फैराडे का जो दूसरा नियम है उसको विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम कहेंगे। देखो फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु से, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु से या धनायन के वेग से। तो हमेशा समतुल्य भार के ही बराबर होता है। किसके बराबर, विद्युत अपघटन जो है ना उसमें अगर मान लीजिए कि उसमें अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं और ये 96,500 कूलम की भी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो फिर भी वहां पर जो है ना वो किसके बराबर होगा, समतुल्य भार के ही बराबर होगा। तो बोल रहा है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित होगा भाई, तो विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से ही संबंधित होगा, यानी ऑप्शन टच करेगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहा है पांचवा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान से समझिए। बोले 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। जब 96,500 कूलम अगर धारा प्रवाहित करेंगे कॉपर सल्फेट से तो यहाँ से कितना कॉपर निकलेगा, तो इसके लिए आपको देखना है कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू, कॉपर का परमाणु भार देखना है। तो कॉपर का परमाणु भार 31.5 होता है। इसके लिए कुछ न करना, इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा करेंगे ना तो 31.75 ग्राम आ जाएगा। इतना कॉपर मुक्त करेगा, उसका आधा कॉपर मुक्त करता है। देखो ये कॉपर सल्फेट से बोला है कि इतना 96,500 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित करना है। जब इतना धारा अगर प्रवाहित करेंगे ना, इतना कूलम का धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कॉपर से बता रहे कितना मुक्त होगा कॉपर। तो कॉपर का भार जो होता है ना, वजन जो होता है 63.5 होता है, इसका आधा करेंगे 31.75 ग्राम हो जाएगा। यानी अगर देख सकते हैं तो ऑप्शन है 63.5, गलती 31.75, आपको ऑप्शन बी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 31.75। ठीक है ना।
तो 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल से क्या मुक्त करेगी? तो 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त करेगी। ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। अगला, एक फैराडे किसके बराबर होता है? ये तो पहले वो आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। देखो, एक फैराडे जो होता है ना, वो लगभग 96,500 कूलम के बराबर होता है। एक फैराडे का ये मान होता है। देखो, तो वही क्वेश्चन, एक फैराडे बराबर होता है किसके? तो हम लोग ऑप्शन बी टच करेंगे, 96,500 कूलम के। अगला क्वेश्चन 7वां, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। देखो, वो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अब विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी तो उसे विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। लेकिन यहाँ पलट गया, देखिए यहाँ बोला है सेल, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है तो उसे क्या कहेंगे? उसे गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, चालकता सेल, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत अपघटनी तो कहीं होगा ही नहीं। ऑप्शन कौन सा टच कर लेंगे? बी। कौन सा? गैल्वेनिक सेल। इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। देखो 8वां क्वेश्चन, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगी? तो समतुल्य भार के। आप एक फैराडे धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब 96,500 कूलम आवेश उसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो भी उसकी समतुल्य भार के वो बराबर होगी जो मात्राएं निकलेंगी। देखो, तो एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी 1 ग्राम समतुल्य के 1 ग्राम मोल के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक के और नॉन के। ये 1 ग्राम समतुल्य नहीं मारना, आपको विद्युत रासायनिक समतुल्यांक मारना है या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यहाँ समतुल्यांक के बराबर, समतुल्यांक के जगह पर क्या दे दिया? तुल्यांक दे दिया, तो कोई बात नहीं है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की बराबर होती है अगर 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करेंगे या एक फैराडे वहां पर धारा प्रवाहित करेंगे, तो भी एक फैराडे अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो भी वहां पर जो पदार्थ मुक्त होगा वो होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के लगभग बराबर होगा। ऑप्शन बी, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अब यहां पर समझिए, बुआ बोला है कि विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से प्रवेश करता है वो कौन सा होता है? कैथोड होता है। कैथोड से ही जल के अंदर प्रवेश करता है। कैथोड से ही कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो हम बिलियन बनाए, अब बिलियन में अगर 2 को यहाँ पर हम लोग क्या किए? डाल दिए छड़, इसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोड कैथोड कहते हैं। तो हमेशा कैथोड से ही क्या करता है? वो अंदर प्रवेश करेगा, एनोड से बाहर निकल जाती है। यही समझने वाली बातें आती है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पलट के पूछेगा कि विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करती है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं, और जहां से बाहर निकलते हैं उसे एनोड कहते हैं। तो प्रवेश करने का बात आएगा तो भाई याद रखिएगा कैथोड, और निकलने का बात आएगा तो वो एनोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां है, निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट अपवाद है, लेकिन सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन बी टच कर लीजिएगा। सुचालक का मतलब क्या होता है? इसमें धाराएं बह सके, आसानी से धाराएं बह सके, उसे हम लोग सुचालक कहते हैं। 11वां क्वेश्चन, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? देखो यहाँ दिया जिंक, यहाँ जिंक दिया, कॉपर दिया, सिल्वर दिया और मैग्नीशियम दिया है। तो याद रखना, मैं मतलब अहंकार है आपके अंदर, यानी मैग्नीशियम का जो होता है ना विभव सबसे ज्यादा पाई जाती है। मैग्नीशियम Mg का विभव जो होता है ना सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा होता है? तो ऑप्शन टच करिएगा मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है, यानी अगर किसी में धाराएं बह रही है और वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से धारा बह रही है तो उसे क्या कहेंगे? धात्विक चालक, विद्युत अपघट्य चालक, कुचालक या नॉन? भाई इलेक्ट्रॉन से बह रही है इसका मतलब धात्विक चालक हो जाएगा। तो ऑप्शन लगा देंगे धात्विक चालक। चालक का मतलब इसमें धारा बहती है, और किसके माध्यम से बह रही थी? इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धात्विक चालक बोलेंगे। अब 13वां क्वेश्चन, निम्न में कौन द्वितीयक सेल है? देखो लेड स्टोरेज जो बैटरी होता है ना उसको द्वितीयक सेल कही जाती है, मतलब वो दूसरा सेल है, यानी उसको द्वितीयक सेल की दर्जा दी गई है। तो बोला निम्न में कौन द्वितीयक सेल है? लेक्लांसे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी या सांद्रण सेल, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है, ठीक है ना। अगला विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई। देखो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग अपने भाषा में प्रतिरोधकता कहते हैं। अब प्रतिरोधकता का फिजिक्स में पढ़े होंगे मात्रक ओम मीटर। अब देखो मीटर का जब सेंटीमीटर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ओम मीटर चाहे ओम सेंटीमीटर। तो प्रतिरोधकता को ही केमिस्ट्री में विशिष्ट प्रतिरोध कही जाती है। तो उसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? ओम सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर के जगह सेंटीमीटर दे दिया तो यहाँ पर ऑप्शन सी टच कर लेंगे, ओम सेंटीमीटर। देखो अगर विशिष्ट प्रतिरोध को उलट देंगे तो चलकता कहलाएगा, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। तो वही पूछ रहा है चलकता की इकाई क्या होती है, तो इसका मात्रक को उलट दीजिए, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये जो है ना 15वां क्वेश्चन आपके ये विद्युत रसायन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको लिख कर रिपीट करिएगा। चलिए इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए ये चैप्टर आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।